अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सुहेल शकील और आप हमारा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। इस ऑफिशियल चैनल पर हमने एक सीरीज़ की शक्ल में शहदादपुर के मसाइल को कवर करने की कोशिश की है और इन मसाइल को सिर्फ बयान नहीं करना बल्कि इनके लिए हल निकालने की भी कोशिश की है। हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिले। हम PTI के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी काशिफ़ अमीन साहब से हमने इस बारे में बात की। हमने मसाइल के बारे में बात की, हल के बारे में बात की। हमने पीपल्स पार्टी के जो सदर है शहदादपुर के, उनसे बात की, जनाब उस्मान साहब से। उनसे हमने मसाइल के बारे में बात की, शहदादपुर के बारे में और उनके हल के बारे में बात की। हमने शहदादपुर के लोगों के लिए कानून की आगाही के लिए जनाब एडवोकेट फ़रीद ख़ान साहब से बात की और इनसे हमने शहदादपुर के मसाइल डिस्कस किए और हमने कानून के बारे में पूछा, पुलिस के बारे में पूछा और हमने लॉ कॉलेजेस के बारे में पूछा। आज इसी नशिस्त की एक कड़ी है। हमारे साथ है PTI के ज़िली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और जनाब शान लगारी साहब। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम शहदादपुर के मसाइल पर और इन मसाइल के हल पर बात करेंगे और हम शहदादपुर की कारकर्दगी के बारे में, चेयरमैन या म्यूनसिपल कमेटी के कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे पहले सवाल ये करूँगा कि आप PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। ये शहदादपुर एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात कहलाई जाने वाली PTI, आपका ताल्लुक़ उनसे है। एक इतनी बड़ी जमात, एक इतने से शहर शहदादपुर में, इसके अंदर भी दो ग्रुप है। यहाँ जो पार्टी अपने अंदर के अंदरूनी मसाइल को हल नहीं कर सकती, वो शहदादपुर के अवाम के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के अवाम को कैसे हल करेगी? वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे आपने सवाल किया PTI के ग्रुपों के हवाले से, तो ये वैसे तो ग्रुपों का जो मामला होता है ये किसी भी पार्टी का जो ना अंदरूनी मामला होता है, लेकिन आपने सवाल कर ही दिया तो उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि ये जो ग्रुप वाला तासुर है सिर्फ जो ना ये नीचे लेवल तक नहीं है, ऊपर के लेवल तक भी हर पार्टी में ग्रुप होते हैं। आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में ग्रुप हैं, फंक्शनल लीग है, यहाँ पे एक जमात है उसमें भी ग्रुप है, नून लीग में भी होते हैं कि नवाज शरीफ ग्रुप अलग है, शहबाज शरीफ का अलग है, मरियम नवाज़ का अलग ग्रुप है। तो ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। इस पर जो ना कोई डिस्कस करना कोई मेरे ख्याल से कोई बेहतर नहीं है। अपने अपने नज़रियात क्यों तब्दील कर दिए? पहले आप PTI के ग्रुप में थे, दूसरों को गालियाँ देते थे, फिर आप दूसरों में आ गए, पहले को गालियाँ दे रहे, तो ऐसे क्या वजूहत है कि आपसे एक जगह टिका नहीं जा रहा? आपने जो सवाल किया कि मैंने अपने नज़रियात तो हमारे जो शुरू से ही हैं वो इमरान खान के नज़रियात हैं। इमरान खान ने जैसे जो तरबियत दी है उसी के पीछे चल रहे हैं। तो ये ऐसे हुआ था कि जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि तमाम ग्रुप ख़त्म करें और जो तंजीम है PTI की, जो अली मादी शेख साहब हैं वो सिंध के सदर हैं PTI के, और जो यहाँ के डिवीज़नल सदर हैं हमारे मुश्ताक जुनेजो, तो जब इमरान खान साहब ने खुद ये कह दिया और इमरान खान साहब की बहनों ने ये बात कर दी कि तमाम जो ये ग्रुपों वाले मामला हैं ये ख़त्म करके आप अब तंजीमी मामला जो है ना उसके दायरे में आ जाएं और तंजीम के पीछे चलें कि जो आपको तंजीम इंस्ट्रक्शन दे, जो आपको तंजीम कहे आप वही करें पार्टी में। तो उसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं जाती कि हम किसी ग्रुप में रहते हैं या किसी वजह से, किसी खास वजह से। इससे पहले हम जिस ग्रुप में थे वो ग्रुप था अली जैदी सिंध के सदर होते थे और उसका ग्रुप वो जाना जाता है, आज तक वो अली जैदी का ग्रुप जाना जाता है। ठीक है, अली जैदी खुद पार्टी छोड़ के चले गए। वो जिसने आपको कहा था, कोई बयान दिया था एक दिन पहले कि मुझे यहाँ पे गोली मारोगे तो मैं फिर भी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, तो लेकिन वो छोड़ के चला गया। अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो उसने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत कर दी। तो जब लीडर ने ये बात कह दी, इमरान खान साहब ने, और उनकी बहनों ने ये बात कह दी कि जो कोई भी जो है ग्रुप वाले मामला आते हैं आपसी जो भी तजाद हैं वो ख़त्म करें और जो पार्टी की तंजीम है उसके पीछे चलें, तो ज़ाहिर है उसके बाद उसके पीछे चलना था। आप शहदादपुर में ISF इसका क्या किरदार देखते हैं? ये कितना काम कर रही है ISF शहदादपुर में? ISF शहदादपुर में अभी तक कोई इसकी तंजीम नहीं बनी आज तक ना। हालांकि ज़िले तंजीम हमारी बनी हुई है, लेकिन ताल्के लेवल पे या कोई ISF का यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज, छोटा सा कॉलेज है, उसमें भी स्टूडेंट वगैरह हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास किरदार ISF का यहाँ पर नहीं है। अच्छा, शहदादपुर के मसाइल पे बात करते हैं। शहदादपुर में आए दिन लिसानियत के बिना पर, मजहबी बिना पर झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं। इनके पीछे क्या वजूहत हैं? कुछ लोग हैं जो इन्हें हवा देते हैं या ये लोगों के अपने वो हैं? देखिए, लसानियत की बुनियाद पर जो भी ये मामला होते हैं तो ये चंद लोग होते हैं जो ना इस तरफ के होते हैं ना उस तरफ के होते हैं, और उनका काम होता है कि वो शहर में जो ना वो इंतशार फैलाएं, कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर लेते हैं या कोई ऐसी कमेंट कर लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो बात नहीं करनी चाहिए, अपनी वीडियोस बना लेते हैं। वो शायद वो समझ लेते हैं कि हम जो ना वो अपने किसी भी फ़िरके से हम ज़्यादा सच्चे हो रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं या हम ये पोस्ट कर रहे हैं तो हम जो ना वो अपने फ़िरके से वफादारी कर रहे हैं, लेकिन वो असल में इंतशार का बास बनती हैं। शहदादपुर में हर मुहर्रम उल हराम में सहाबा इकराम की अहले बैत की गुस्ताखियाँ की जाती है, ठीक है,
तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कार्रवाई करते हैं तो बासर शख्सियात की कॉल आ जाती है और मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि जो भी साहिबा कराम की गुस्ताखी करें उनको जो भी कानून के मुताबिक सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ाओं का सिलसिला जो ना वो पहले से शुरू किया जाता, जो क्योंकि ये आज की नहीं है, गुस्ताखियाँ या ये इंतशार फैलना ये दोनों तरफ से होते हैं, किसी एक साइड से नहीं होते कि मैं आपको किसी एक साइड को टारगेट करूँ इस बात में, लेकिन ये कि दोनों तरफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना इस तरफ के होते हैं ना उस तरफ के होते हैं, और वो इस तरह की फजूल बातें करते हैं, इस तरह की फजूल पोस्टें करते हैं, कोई वीडियोस बना के कोई गुस्ताखी कर लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं, तो उनको अगर आज से 10-15 साल 12 साल पहले ही सज़ा अच्छे तरीके से मिल जाती कि साहबा कराम की गुस्ताखी करता है या अहले बैत की कोई भी इस तरह की कोई मतलब कोई ऐसी पोस्ट करता है या कोई ऐसी वीडियो डालता है, तो वो ना इस तरफ का है ना उस तरफ का है। मैं अपने ज़ाती मेरे ख्याल ये है कि वो ना इस तरफ का है ना उस तरफ का है, तो उसको जो ना वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी कानून के मुताबिक कानून में सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। और इस पर किसी की भी कॉल आए या किसका भी आए तो ज़ाहिर है उसका भी जो ना वो पीछा करना चाहिए और उसको भी वो बताना चाहिए, ये बात याददाश्त दिलाना ही चाहिए कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं और ये हमेशा के लिए जो ना एक फितना चलता रहता है। फिर जब आप शहदादपुर का नाम सुनते हैं या शहदादपुर का नाम लेते हैं तो आपके जहन में शहदादपुर की कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ जहन में आती है? कोई अच्छाई हो सकती है, बुराई हो सकती है, कोई शख्सियत हो सकती है कि शहदादपुर का नाम ले तो वो आपके जहन में फ़ौरन आ जाता है? शहदादपुर के हवाले से सबसे जो जहन में आने वाली अच्छी बात है तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बती लोग हैं। और हमारे पास यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े वायरल वीडियोस चलती हैं कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दफ़ा ये हुआ है कि ट्रेनें आकर रुक जाती हैं, कोई पंजाब से आ रहे होते हैं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, कोई पंजाब से आ रहे होते हैं, कोई कराची से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके ट्रेनों को रोका जाता है। तो यकीन करें कि उसमें हमारा मतलब कोई फ़िरका या कोई जमात सियासी उसको न कर, लेकिन शहरी अपने तौर पे वहाँ पे पहुँचते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। तो फलाही हवाले से शहदादपुर सबसे बेहतरीन शहर है और इसके लिए जो नाम शहदादपुर में समाजी बढ़ती हुई बुराइयाँ हैं, आंकड़ा पर्ची है, नशा है, मंशियात है, शराब नोशी, शराब को मुसलमानों में फ़रोख्त करना है और भी इस तरह की चीज़ें हैं, चोरी डकैती है सरेआम। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? ये हमारे सिक्योरिटी इदारे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे या कोई सियासी पीछे विंग है जो इसे कंट्रोल करना नहीं चाहते? जी, ये जो समाजी बुराइयाँ हैं, मंशियात है या आंकड़ा पर्ची है, जो भी चीज़ें इनके पीछे ज़ाहिर एक सियासी विंग होती है। और इससे पहले जो शहर में मामला चलते रहे हैं तो उनको जो ना एक पावर होता है कि कहीं ना कहीं से कि वो चला रहे होते हैं। इससे पहले शहदादपुर में ये चलता रहा है कि वो ठेकेदारी सिस्टम और वो सारा कुछ कल्चर यहाँ पे चलता रहा है कि मंशियात भी चलती रही, लेकिन अभी ये कुछ चेंजिंग आई है और हम इसको जो ना हमने वेलकम किया है कि डीएसपी साहब एसपी साहब की तरफ से जो ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बहुत अच्छा अमल ये कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो चोरी डकैती आपने कहा, चोरी डकैती ज़्यादा तो जो होती है ना वो होती है जो ये नशा करते हैं, आइस के मवाली होते हैं या जो हिलोंची होते हैं, ज़्यादातर वो लोग करते हैं। और उन लोगों को जब वो चीज़ नहीं मिलती, वो क्योंकि वो फारिग हो जाते हैं अपनी जॉब से, अपने घर से, अपने हर सिस्टम से वो फारिग हो जाते हैं, तो उनको जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो चोरियाँ करते हैं। और पुलिस अभी तो फ़िलहाल जो है अच्छा किरदार अदा कर रही है इसमें, तो हम कहते हैं कि यही कंटिन्यू रहना चाहिए, आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। मंशियात पे पाबंदी होनी चाहिए, आंकड़ा पर्ची पे पाबंदी होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी समाजी बुराइयाँ हैं आइस से और इन सब पे पाबंदी लगी। शहदादपुर म्यूनसिपल कमेटी है, आप इसकी कारकर्दगी से कितने मुतमईन? शहदादपुर म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी से मैं 1% भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि शहदादपुर म्यूनसिपल कमेटी बलदियाती इदारा जो भी चेयरमैन हमारे चेयरमैन साहब हैं, आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा शहर वो वाहिद शहर है कि जिसका जो एक मुंतखब चेयरमैन है, और चेयरमैन का काम होता है कि वो रोज़ अपने ऑफिस में आके बैठे, लेकिन हमारा है कि वो चेयरमैन है ना, तो उसने वो अपना बना लिया कि वो ठीक है, वो एक इज़्ज़तदार बंदे हैं, मोतबर बंदे होंगे, कुछ भी हैं, लेकिन शहर के हवाले से वो चेयरमैन है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन यहाँ पे वो आते हैं, इतवार के दिन। तो सबसे बड़ी कोताही तो ये है कि यहाँ का जो चेयरमैन होना चाहिए वो यहाँ का लोकल होना चाहिए, ताकि वो यहाँ के मामला को देखे और यहाँ पे देखे। उसके अलावा जो म्यूनसिपालिटी का काम, बलदियाती इदारों का जो काम होता है कि गलियाँ बनाना, हमारे पास एक चीज़ है कि गलियाँ वो बनती हैं जो बनती आ रही हैं कि पिछले 8-10 साल से या पिछली हुकूमतों से ना, फंक्शनली की हुकूमत थी उसमें भी वही गलियाँ बनी, मखसूस गलियाँ हैं वो शहर की सिटी बीच के अंदर की ना मखसूस गलियाँ, वो गलियाँ बनती हैं। तो फंक्शनली के दौर में भी वो गलियाँ बनती आई हैं। और उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी का दौर आया है इसमें भी वही गलियाँ बन रही हैं। और बीच में सायरा बानो का हमारा पीटीआई का अपना दौर था, तो उसमें सायरा बानो को एमएनए फंड मिला था, तो उसमें भी वही गलियाँ बनी थी जो पहले से बनती आ रही हैं। तो ये है कि जो शहर के साइड के जो एरियाज़ हैं और जो साइड के वार्ड्स हैं उनमें आज तक 17-18 साल 19 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गए, आज तक ऐसी गलियाँ मौजूद हैं जो बनी ही नहीं है। आप फेसबुक की पोस्टों के हवाले से ये तासुर देते हैं कि जो सब अस्पताल है हमारा ये करप्शन का गढ़ बन चुका है,
तो इसमें आपके पास क्या सबूत है जो आप वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं या और चीज़ें, ये आपके पास क्या सबूत है? जी, सिम्स अस्पताल शहजादपुर की, क्योंकि सिम्स अस्पताल एक बहुत बड़ी अस्पताल है और बहुत बड़ा एरिया कवर करती है कि यहाँ के गांव देहात सारों को ये सिम्स अस्पताल ही देखती है। तो इसको हमने बीच में एक रेफ़र सेंटर भी कहा था कि जो भी मरीज़ आए उसको रेफ़र करो और उसको भेज दो हैदराबाद और नवाब से, यहाँ पे इलाज नहीं होता था। तो करप्शन का कोई सबूत यहाँ वो तो ज़ाहिर है कि उनके जो काम होता है ना उसी से वो ज़ाहिर होता है कि ये इदारा किस तरफ जा रहा है। तो आप सिम्स में अगर अभी आप जाएँ ना तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, आप पर्ची लिखवाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देगा, ठीक है। वो मेडिसिन वो आपको बोलेगा कि ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, आप बाहर जाएँ, प्राइवेट के स्टोर से मिलेगी। और बाहर मेरा अपना जो ना ये आजमाई हुई चीज़ है कि वो पर्ची आप लेके पूरे शहर में चले जाएँ, शहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी मेडिकल स्टोर पर चले जाएँ, आपको वो दवाई वहाँ पर नहीं मिलेगी। वो दवाई आपको उसी सिम्स अस्पताल के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है वहाँ पर ही मिलेगी। और वो दवाई किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं होगी, वो लोकल कंपनी की दवाई होगी। तो लोकल कंपनी की दवाई पे ये होता है कि लोकल कंपनी की एक चीज़ आती है, उस पर MRP अगर लिखी हुई है 600 रुपये ना, तो वो आ रही होती है 200 रुपये की चीज़, इस पर इतना बड़ा कमीशन होता है। तो जाहिर है कि ये मेडिकल रेप या जो भी ये डॉक्टर लिख के देते हैं तो उनका अपना कमीशन बना हुआ है स्टोरों पे। और अगर कोई मरीज़ जाता है, एक कोई मरीज़ है जिसकी 700 रुपये दिहाड़ी है, एक आप ले लें कि वो 700 रुपये दिहाड़ी में अपना घर चला रहा है, 1 किलो आटा या कोई थोड़ा बहुत जो गरीब बंदा क्या ही खाता होगा, तो अगर उसके बेटे को कभी पेट में दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं वहाँ जाके, जो हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। तो एक गरीब दिहाड़ीदार बंदा है, 700 रुपये वो दिहाड़ी कमाता है और वो सिम्स अस्पताल में उसकी बेटा बीमार हो जाता है, वो सिम्स अस्पताल में जाता है और डॉक्टर उसको आगे से 1300 रुपये की दवाइयाँ लिख के देता है पेट के दर्द की कि आप ये बाहर से लो। सरकारी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि ड्रिप सेट जो है ना, ड्रिप सेट भी हमें बाहर से लेना पड़ता है, कैनोला भी बाहर से लेना पड़ता है, सिरिंज भी बाहर से लेना पड़ता है। तो वो एक जो गरीब तबका है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो ये चीज़ कहाँ से खरीदेगा? क्योंकि उसकी तो दिहाड़ी 700 रुपये दिहाड़ी है, उसने अपना घर भी चलाना है। अगर वो 1200 की उसको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी तो मतलब वो अपने बच्चे का इलाज ना करे। फिर अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएँ ना, तो प्राइवेट क्लिनिक पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो 200 रुपये 250 रुपये आपसे फीस लेते हैं और मैक्सिमम 200-250 रुपये की आपको जो ना वो मेडिसिन लिख के देते हैं, मतलब वो 500 रुपये में आपका रहता है। लेकिन सिम्स में आप अभी भी अगर उठ के चले ना मेरे साथ, तो आपको 1500-1400 की दवाई लिख के देंगे पेट के दर्द की। तो अभी हमने इतनी बुराइयां यहाँ डिस्कस कर ली, हमारे शहर में इतनी बुराइयां फैली हुई है, सिम्स अस्पताल हो या और भी हो, हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये बुराई हमारे शहर में है। ये बुराइयां हमारे शहर से निकल कैसे सकती है, इसके पीछे क्या लाए अमल होना चाहिए, कोई एक तंजीम बननी चाहिए, ये शहरियों को फ़र्दन इसमें हिस्सा डालना चाहिए, या एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? तंजीमें तो देखें बहुत सारी बनी हैं इस हवाले से और बनती रही हैं, अभी तक भी बन रही हैं। लेकिन जब तक अवामी वोट से मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, कोई आपके पास आपका MPA जो होगा वो मकामी नहीं होगा या आपका MNA जो है वो मकामी नहीं होगा, तब तक आपके शहर में कोई चेंज नहीं आ सकता। क्योंकि जाहिर है कि अगर मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से इलेक्शन जीत रहा हूँ, आपके वोटों पर जीत रहा हूँ, लोगों के वोटों पर जीत रहा हूँ, तो कल को मुझे लोगों का एहसास होगा कि लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। लेकिन अगर इलेक्शन में खरीद के आ रहा हूँ या मैं धांधली करके अपने जो ना चंद वो गुंडे भेज के या जो सिस्टम पोलिंगों पे कब्जा करके मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, और फिर तो मैं ज़ाहिर मुझे क्यों किसी का जो ना वो ख्याल होगा कि कोई मुझे वोट दे या ना दे, मैंने तो जीतना ही जीतना है। तो और ये जो सिम्स अस्पताल है ये कैसे ठीक हो सकता है? यहाँ डॉक्टर्स हैं जो आपने कहा कि कमीशन पे चल रहे हैं स्टोर के साथ, यहाँ प्राइवेट स्टोर है जो कमीशन पे चल रहे हैं, तो यहाँ लोगों को सरकारी दवा नहीं मिलती, बाहर से जाना पड़ता है। तो ये कैसे सही होगा? ये वहाँ अंदर ये निज़ाम जो यहाँ हमारा निज़ाम मफलूज है, अस्पताल का निज़ाम हो, बल्दियाती निज़ाम हो या कोई सियासी निज़ाम हो, वो सब मफलूज हुआ पड़ा है, घिरा हुआ है मसाइल से, तो वो किस तरह सही होगा? इसके लिए लाए अमल क्या होने चाहिए? तो इसको सही करने का एक चीज़ तो हमने अभी वो फेसबुक पे पोस्ट वगैरह भी की थी, कोई एहतजाज भी हम इंशाल्लाह करेंगे इस मामले पे कि जो अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर है उस पर सिवाय मल्टीनेशनल कंपनी के किसी कंपनी की मेडिसिन मौजूद ना हो। कि मल्टीनेशनल की है ना, अगर महंगी भी है तो वो अच्छी भी है, वो आपको फ़ायदा भी देगी, ठीक है ना, अगर वो लेते हैं आप। तो लोकल कंपनीज़ की है आपको फ़ायदा भी नहीं देगी और आपको महंगी भी वो दवाई मिलेगी, क्योंकि वो रेट अपना मर्ज़ी का उस पर लगाया होता है उन्होंने। बाकी जो इंतज़ामिया है अगर वो इस पर नोटिस ले, वज़ीर सेहत है या जिस तरह पूरा एक वो चैनल बना हुआ है, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब खुद इस चीज़ पे सख्ती करें तो ये मामला हल हो जाएगा कि वो जो दवाई आपके पास अंदर अस्पताल में मौजूद हैं वो आप निकालें। पेन किलर ज़्यादा इमरजेंसी में पेशेंट आता है, उसको ज़्यादा पेन किलर की नीड होती है या जो पैरास्टामोल की नीड होती है या राइजेक वगैरह इन चीज़ों की नीड होती है ना, ये चीज़ें तो सरकारी मौजूद होती हैं इनके पास, और अगर ये भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर तो चेंज नहीं आ सकता ना। ये सिम्स का अपना अमला ही ये चेंजिंग ला सकता है। अब यहाँ जो मंशियात है, मंशियात अभी बहुत पाबंदी लगी है, बहुत लोगों को पकड़ा है, उनके घर मस्मार किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी काम चल रहा है, वो मंशियात मिल रही है कहीं ना कहीं से। और शराब का ये जो अड्डा है यहाँ भी चल रहा है, मुसलमानों को शराब फ़रोख्त की जा रही है,
और इसी तरह और दूसरे गलत काम है जिस्म फरोशी के आड़े, तो ये किस तरह ख़त्म किया? देखिए, शराब वाली जो बात है ना, तो आपने एक बात दोहराई कि मुसलमानों को भी शराब मिल रही है। तो कुछ दिन पहले सेनेटर दिनेश कुमार है, उन्होंने इसके खिलाफ जो ना वो पटिशन लाई थी कि भाई ये हम हिंदुओं को भी नहीं चाहिए शराब, हम हिंदुओं को भी नहीं चाहिए कि आप हमारे ऊपर ये एहसान कर रहे हैं कि आपने शराब के कुत्ते खोले हुए इनको लाइसेंस दिया हुआ है। तो उसने कहा कि हमें हिंदुओं को भी नहीं चाहिए। उसके बाद सिंध असेंबली में एक हिंदू MP जो ना वो इसकी करारदाद लेके आया कि शराब के जो कुत्ते खुले हुए ये बंद होने चाहिए, कि इनके लाइसेंस ख़त्म करो और इनको बंद करो। लेकिन मसला ये कि ये ज़्यादा हिंदुओं की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुसलमानों की ज़रूरत बन गई है। जो ताकतवर लोग हैं उनकी भी ये ज़रूरत है, तो वो चला रहे हैं। इस पर कमीशन है, इस पर कमाई है, खुद बनाते हैं, खुद चलाते हैं। पीपल्स पार्टी को तकरीबन 18 से 20 साल हो गए, तो आप यहाँ पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो कौन सा देखते हैं कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है? हाँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ पर जो है ना 19 साल हो गए हैं, और 19 साल में आज तक हमने यहाँ नहीं देखा कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने हमें दिया हो। कि ये लोग तो जो है ना वो एक फ्लाईओवर यहाँ बना हुआ है उसको मेगा प्रोजेक्ट गिनवाते हैं, लेकिन ये वो फ्लाईओवर अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे इंजीनियर ने बनाया कैसे। तो बाकी सिम्स अस्पताल यहाँ ये चीज़ें तो बुनियादी सहूलत, बुनियादी ज़रूरत है, अगर बनी भी हुई हैं तो ये कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, और इनके भी इतने अच्छे वो एमाल भी नहीं है कि इनको हमने मेगा प्रोजेक्ट का नाम दें। बाकी मेगा प्रोजेक्ट आपको तब भी मिलते हैं जब आपका जो मुंतखब नुमाइंदा हो, MP है, वो कम से कम इतना एक्टिव हो कि वो किसी मीटिंग में, सूबाई असेंबली की किसी इजलास में वो बात कर सके और आपके लिए कोई प्रोजेक्ट ले सके, CM से वो बात कर सके। तो जब तक आपके पास कोई ऐसा MPA नहीं आएगा तो आपके पास कोई भी मेगा प्रोजेक्ट। अगर आपको ये शहदादपुर की आवाम, ज़िला सांगड़ की आवाम वोट देकर आपकी पार्टी में से किसी भी शख्स को MPA या MNA के लिए मुंतखब कर देती है, तो आपकी पार्टी के पास क्या मंशूर है? शहदादपुर की आवाम के लिए क्या रिलीफ है? देखिए, हमारा मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही मंशूर है जो पूरे पाकिस्तान के लिए वही मंशूर है, और पूरे पाकिस्तान ने हमें वोट देके मुंतखब किया भी है इससे पहले भी, और 2024 के इलेक्शन में भी हम 8 फरवरी को जीत के आए थे। लेकिन सांगड़ ज़िले में अगर आप कह रहे हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा जीत के आता है इस इलेक्शन में, नेक्स्ट में, तो यही होगा कि हम जब भी आएंगे तो आवाम के वोट से आएंगे, और आवाम के वोट से अगर हम आए तो जो भी अवामी जो मुतालबात होंगे और उन पर ही चलेंगे और आवाम के साथ ही रहेंगे। ये एक तासुर ये है कि जो PTI की सारी सियासत है वो सिर्फ खान साहब के रिहाई के इर्द गिर्द घूम रही है। खान साहब रिहा होना चाहिए, आवाम की भाड़ में। KPK में देखें, वहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ सिर्फ एक वज़ीर आला, उसको पुलिस वहाँ की नहीं छोड़ रही, वो उसकी अपनी पुलिस उसके ख़िलाफ़ है, और वहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। वो इसके इमरान में मरने के लिए आया हुआ है, उसे आवाम की कोई वो सरोकार नहीं। देखें, PTI की जो सियासत है ना वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये सिर्फ सोहेल आफरीदी का जवाब नहीं है, ये आप किसी भी PTI के कारकुन से सवाल करेंगे तो वो इसके इमरान में मरने के लिए तैयार मिलेगा आपको। और इससे पहले हम 26 नवंबर को भी वहाँ पर गए हैं, और गोलियाँ चलते भी हमने देखी हैं, हमारे सामने लोग गिरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, शेलिंग भी इन्होंने की, जो भी वो सारा जुल्म करते रहे हैं, होता रहा है। तो KPK में मेगा प्रोजेक्ट, KPK में जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। अगर आप पेशावर गए हों या आप KPK में गए हों तो वहाँ की पुलिस का, आपने कहा कि KPK की पुलिस वज़ीर-ए-आला के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा नहीं है। KPK की पुलिस बड़ी डिसिप्लिन पुलिस है, और वो सियासी पुलिस नहीं है। उसको बहुत पहले ही इमरान खान ने गैर सियासी बना दिया था। जो वहाँ पे तरमीमें हुई, जो वहाँ पे कवानीन आए, तो वो पुलिस जो है ना मुकम्मल तौर पे गैर सियासी है। वो PTI की एक्टिविटी भी अगर किसी गलत जगह पे हो या किसी गलत उसमें हो तो वो पुलिस उसमें मुदाखलत करती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं हम आए इसके इमरान में मरने के लिए, अब हमने आवाम के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं करना, कोई आवाम को रिलीफ नहीं देना। जहाँ इमरान खान है हम आए, अब इसके इमरान में मरने के लिए आ गए तो आवाम जाए भाड़ में। तो आप हमें वोट दो या न दो, हम खान साहब की रिहाई के लिए काम करेंगे, उसके अलावा हमारे पास और कोई काम। ठीक है, आपने कहा कि KPK में मतलब जो है वो जो हुकूमत बैठी है वो इसके इमरान में मरने के लिए बैठी है, तो PTI का कोई भी कारकुन हो तो वो इसके इमरान में मरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अवामी खिदमात भी चल रही हैं। KPK में आप कोई भी एक इशू बता दें जिस पर कोई काम नहीं हो रहा हो, और मैं तो खुद KPK गया हूँ और मैंने वो KPK को पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप देखा है। अली अमीन गंडापुर के दौर में भी, अभी सोहेल आफरीदी के दौर में भी प्रोजेक्ट जो है वो अपने जगह चल रहे हैं, काम अवामी काम जो है वो रुके हुए नहीं हैं। लेकिन ये कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं, और हमारी सियासत ही उसके इर्द गिर्द है, तो पाकिस्तान पूरा जो ना वो पूरे पाकिस्तान की सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती है। अभी आप खान साहब की रिहाई के बारे में क्या देखते हैं? आइंदा 2-4 सालों में खान साहब रिहाई मुमकिन है उनकी? जी इंशाल्लाह, 2-4 साल तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। हम तो कहते हैं कि कल ही खान साहब की रिहाई हो जाए। तो इंशाल्लाह 5 अगस्त से जो है तहरीक चल रही है, मुल्क भर में तहरीक का आगाज़ हो रहा है एक बार फिर, और फिर हम निकलेंगे इसके इमरान में, और
इंशाल्लाह जो है ना जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे। 2-4 साल वाली कहानी अभी नहीं रही और इंशाल्लाह 2-4 दिनों की 2-4 महीनों की बात करें।